सभी को मेरा नमस्कार। आज हम विश्व आयुर्वेद परिषद के इस अनवरत व्याख्यानमाला में आप सभी का सीएमई में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के व्याख्यान की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को याद करवाना चाहूंगी कि 2015 से लेके जो ये अनवरत यात्रा चल रही है उसमें अनेक स्पीकर्स का बहुत बड़ा योगदान है। सभी का धन्यवाद करते हुए आज के स्पीकर का परिचय आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। आज का जो अपना टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स इन व्यू ऑफ आयुर्वेदा। डॉक्टर नीलोफर एम शेख, एसोसिएट प्रोफेसर प्रसूति तंत्र एवं स्त्रीरोग डिपार्टमेंट, जेएस आयुर्वेदा महाविद्यालय, नडियाद, गुजरात में वर्तमान समय में अभी आप कार्यरत है। और आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई नडियाद वहीं जेएस आयुर्वेदिक कॉलेज में की। एमएस आयुर्वेदा इन आईपीजीटी एंड आरए अभी वर्तमान समय में इटरा जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से आपने पूरा किया। आपने अपनी पीएचडी की पढ़ाई एमएएम यूनिवर्सिटी नडियाद से कंप्लीट की है। और आपने गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से एक और कोर्स भी किया है, सर्टिफिकेट कोर्स इन नाड़ी सूत्र ट्रेडिशनल नाड़ी विज्ञानम। आपका शुरुआत की जो एक्सपीरियंस है वो भी आपने नडियाद से लिया और वर्तमान समय में भी आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर यही वर्तमान समय में नडियाद जेएस आयुर्वेदा कॉलेज में अभी आप काम कर रहे हैं। जो अपने पार्टिसिपेंट्स को मैं खासकर बताना चाहूंगी कि अभी वर्तमान समय में हम सभी को कहीं ना कहीं विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करने की जरूरत है, जो डॉक्टर साहब आप कर ही रहे हैं। एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर 3 रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे आप अभी वर्तमान समय में कार्यरत है और एक पर को इन्वेस्टिगेटर के रूप में कार्यरत है। और आपने एज अ एडिटर या एडवाइजर पीयर रिव्यूड जर्नल में भी अपनी भूमिका आप निभा रहे हैं। इसके साथ साथ 9 रिसर्च आर्टिकल्स इन वेरियस नेशनल इंटरनेशनल इंडेक्स पीयर रिव्यूड जर्नल में आपने अपनी सहभागिता दी हुई है। और इसमें खासकर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी जो मैंने प्रोजेक्ट्स बताए, स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल सेल पैथोलॉजी एंड इट्स आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। सच में ये बहुत अच्छा टॉपिक है और कहीं ना कहीं ये विश्व के सामने आयुर्वेद की उचित उपयोगिता प्रदर्शित जरूर करेगा। और साथ में आप अनेक पीयर रिव्यूड उसमें एज अ रिव्यूअर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एरिया ऑफ रिसर्च आपका है सर्वाइकल कैंसर, साथ साथ में गर्भ संस्कार। ये भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है और मैं समझती हूँ कि समाज के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। आपके एक्सपर्टाइज फील्ड इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, मेनोपॉजल सिंड्रोम, यूट्राइन फाइब्रोइड, एडेनोमाइसिस, इंडोमेट्रोसिस एंड सो ऑन, एंटीनेटल केयर से लेके बहुत सारी चीजें। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारे टॉपिक्स पढ़ के और मैं सोच रही थी कि अपनी व्याख्यान में इतने लेक्चर्स तो हो सकते हैं आप तो। और आपने अपने गेस्ट लेक्चर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, दीक्षा ई लर्निंग, अपना यूएसए एंड INACC नेपाल है ना, तो वेरियस प्लेटफॉर्म पर आपने अपने गेस्ट लेक्चर्स को भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपने दिया हुआ है। और एज अ रिसोर्स पर्सन आप अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के नाते आप जाते हैं, वो भी आपका एक सराहनीय सोशल सर्विस वाला काम है। और जो मुझे लगता है कि रूरल पब्लिक एरिया जो है वहाँ भी आप अपना इफेक्टिव फॉर्म में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आज के व्याख्यान के लिए आपको यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर नीलोफर। Namaste, ma'am. Thank you so much, respected Hitkal ma'am, for giving such an opportunity to speak on. And I am going to present the topic that is the understanding of common breast problems in view of Ayurveda. मैम मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? जी जी बेटा, हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से जी। तो presentation है ना, there are 3 contents of this presentation. First है कि brief anatomy of female breast. Second, common diseases of breast.
कि जो हमें ज्यादातर ओपीडी में देखने मिलते हैं. एंड थर्ड कि हाउ आयुर्वेदा विल हैव टू क्योर और टू मैनेज दिस काइंड ऑफ द ब्रेस्ट डिसीज. तो फर्स्ट हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल ब्रेस्ट. Okay, so the basic, there are two main components of breast, that is the parenchyma and the stroma. In parenchyma, it contains the lobules, that is the milk glands where milk is made, and the lactiferous for milk to pass to the reach to the nipple, and the stroma. So stroma contains the fibrous connective tissue, fatty tissue, nerves, blood vessels, and the lymph nodes. Now the second, that is the common breast disease. So OPD में ज्यादातर पेशेंट जो दिखने मिलते हैं in our like day to day practice, so that is the mastalgia. कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे कंप्लेन करते हैं कि लाइक ब्रेस्ट पेन होता है. देन सेकंड फाइब्रोएडेनोमा, थर्ड दैट इज द फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिसीज, एंड फोर्थ वन दैट इज द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट. अभी अभी लाइक कार्सिनोमा के कैंसर केसेस भी काफी बढ़े हुए हैं, तो दैट इज ऑल्सो लाइक वी फाउंड फ्रिक्वेंटली इन अवर ओपीडी. सो फर्स्ट देखा जाए तो प्रिवेलेंस ऑफ दिस ब्रेस्ट डिसीज. So there is 40% prevalence is of fibrocystic changes, that is the maximum, and 10% cases are from breast cancer. Coming to mastalgia, so in Ayurveda we can term it as the Stanashul. So basically there are three causes for the mastalgia. One is cyclic pain, second one is the non-cyclic, and third cause is the extramammary. So we need to take a proper history, then we need to perform the examination, and if needed we must advise the patient to have a mammography if woman's age is greater than 35 years of age. Like then we can like find out the cause of the mastalgia. In general, अगर cyclic pain है, specifically premenstrual pain, so basically it's because of the hormonal changes. तो that time we are doing the examination. Examination में अगर कोई finding नहीं है, like there is no mass, no tenderness, or no any nipple secretion or the nipple changes, then basically we are considering it as the cyclic premenstrual pain. So उसकी line of treatment अलग रहती है. अगर non cyclic pain है, like pain continue रहता है, there is no any relation between the menstrual cycle and the breast pain, then we need to do some workout, like उसकी examination करेंगे. अगर उसमें कुछ lump है या फिर examination clear है, that time also हमें एक बार breast USG या फिर mammography करवानी चाहिए. So thus we can find out the cause कि non cyclic pain है तो क्यों है, अगर फाइब्रोएडेनोमा है या तो फाइब्रोसिस्टिक चेंज है. Accordingly, we can manage this condition. And there are some extramammary causes that can lead the breast pain. So, how we can manage this cyclic mastalgia? तो ज्यादातर जो केसेस रहते हैं कि जिसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन हैवीनेस इन द ब्रेस्ट और द पेन इन ब्रेस्ट मिलता है, तो देन हमें फर्स्ट उसे चिकित्सा के लिए मृदु विरेचन देना चाहिए. मैं मेरे पेशेंट में वो प्रिस्क्राइब करती हूँ कि लाइक जब भी आपकी LMP है या फिर मेंस्ट्रुअल डेट है, उसके 1 वीक पहले, बिफोर 1 वीक आप मृदु विरेचन ले लें. मृदु विरेचन के लिए आई सजेस्टेड टू टेक द कैस्टर ऑयल, दैट इज द एरन स्नेक, विद द मिल्क और विद द वाटर एट द नाइट. अगर वो लेने से क्या होगा, वात का अनुलमन होगा और उसकी वजह से काफी मतलब पेन है वो रिड्यूस होता है या फिर नहीं होता है. Then during the menstrual cycle or during the like before the onset of menses, पुनर्नवाक्वाथ, दशमूलक्वाथ, त्रिफला चूर्णा, बोक्षुर चूर्णा और आरोग्य वर्धिनी भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. Specifically in that kind of the patient, we need to advise some apathya, like patient should avoid to take a fast food, salt and salt paste, cold drinks, coffee, smoking and the stress. बिकॉज ज्यादा सॉल्ट एंड सॉल्ट टेस्टी फूड लेने से भी पेन इंक्रीज होता है. देन पथ्य में ल्यूकवार्म वाटर, मूंगशुक एंड दी प्राणायाम. बेसिकली विद दिस रेजिमेंट पेशेंट गेट द क्योर फ्रॉम दिस साइक्लिक मास्टल्जिया.
And then second thing, if there is a acyclic mastalgia and extra memory mastalgia, then we need to treat it as the according to the cause. अगर acyclic mastalgia है तो we need to find out the cause. अब फाइंड आउट दी कोज करेंगे, उसमें फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस में भी पेन रहता है, तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम आगे देखेंगे. द सेकंड टू main breast disorders are the fibroadenoma and the fibrocystic changes in the breast. So coming to the introduction, these two are the most benign condition of the breast. During the early reproductive period, the components of the breast that can be respond to the hormonal stimuli, and in that exaggerated fashion with the development of fibroadenoma and the fibrocystic changes in the breast. So basically, if we see that fibroadenoma most common in the age of 20 to 35 years, and fibrocystic changes is generally observed between 20 to 50 years of age. Now coming to clinical features of fibroadenoma and fibrocystic changes, how we can differentiate these two conditions. So in a fibroadenoma, it is a painless mass, while in the fibrocystic changes, there is a cyclic generalized breast pain and the tenderness. Fibroadenoma may be like single and the unilateral. Most of the time it is a single adenoma with the unilateral involvement, like either left or right breast will be involved. Then it is smooth, firm and well localized. Size mainly 2 to 3 centimeter. If it is greater than 5 centimeter, then it is termed as the giant fibroadenoma. And if we are doing the examination, then it moves freely within the breast tissue and you will feel like a breast mouse. There will be no nipple discharge, no fluid filled lump, no axillary limb plane enlarged, and in the modern management, they are advised to have the lumpectomy or the cryoablation. So these are the characters of the fibroadenoma. Compared to fibrocystic changes, there is the cyclic generalized breast pain and the tenderness. Usually it is multiple and bilateral, like both breasts will be involved, right and left both. Vary in size and texture. There will be the lumps which are round and mobile, but not that much of mobile like a fibroadenoma. There will be the nipple discharge, and usually there will be the brown or green in nature. So the term is cyst. It is a cyst, that is fluid filled sac. So there is the fluid in the sac. No axillary lymph gland enlarged. Along with these symptoms, the most common symptom of the fibrocystic changes is itchiness in the breast. Patient complain करेगा कि उसे साथ में खुजली की भी problem है. So in modern management, if we have in a modern science, the management is needle aspiration, surgical excision, and they can manage this condition with the painkiller. So basically this is about fibroadenoma and fibrocystic changes. Now in Ayurveda, we are considering as the granthi. Both are considered as the granthi, Stana granthi. So we need to give the medicines like Kachnar Guglu, Varunadi Kwat, Gomutra Haritaki. Here we are also prescribing the Gomutra Basti. अगर फाइब्रोएडेनोमा का केस है, then हम गोमूत्र बस्ती भी प्रिस्क्राइब करते, तो 100 ml गोमूत्र बस्ती is to be given for 10 days after the meal. लोकल एप्लीकेशन में गुगलू लेप या दसांग लेप कर सकते, पुनर्नवा मंडूत, वृद्धिबाधिका वटी, ये भी दो गोली दिन में 3 बार पानी के साथ देनी चाहिए. तो अगर फाइब्रोएडेनोमा की साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर है, ज्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं करता, तो विथ दिस रेजिमेंट वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ द फाइब्रोएडेनोमा. पेशेंट को पहले से ही आप काउंसिल कर दो कि फाइब्रोएडेनोमा की साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं. ऐसे नहीं होगा कि आपने 3-4 महीने ट्रीटमेंट ली और बिल्कुल फाइब्रोएडेनोमा डिसअपियर हो गया या डिसॉल्व हो गया. इट विल टेक सम टाइम. You will give the symptomatic relief along with the decrease of the size of the fibroadenoma. तो 3 months में like 3 to 4 month continue regimen देने के बाद there will be the reduction in the size around 2 to 3 centimeter. मैंने हमारी प्रैक्टिस में मैंने इतना देखा हुआ है. और
दूसरी चीज ये भी हो सकती है आयुर्वेदा से कि वी कैन प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ रिकरेंस। सम टाइम क्या होता है कि पेशेंट ने पहले एक बार फाइब्रोएडेनोमा हुआ था, उसकी सर्जरी करवाई, अगेन उसको टेंडेंसी थी और वापस से फाइब्रोएडेनोमा हो गया, तो हम साइज तो रिडक्ट करेंगे, साथ में रिकरेंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दैट इज दी गुड, लाइक आयुर्वेदा डज गिव द बेनिफिट इन दिस कंडीशन, specifically in fibroadenoma or fibrocystic changes. Then third one, that is the breast cancer. So this is the data from New Global Cancer Globocan conference that was organized in 2018. So here we can find that the breast cancer is the second most common cancer among the women, and it is globally, like it is the second most common cancer. And if we are talking about the status of breast cancer in India, so breast cancer has ranked number 1 cancer among Indian females with the age rate as high as 27.7 per 1 lakh women, and mortality is 12.7 per 1 lakh women. So nowadays the cases of breast cancer is rising. So coming to risk factor, so if we see that in the risk factor, advancing age is considered as the one of the risk factor. अगर देखेंगे तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंडियन वुमेन हैविंग अ ब्रेस्ट कैंसर आर फाउंड अ डिकेड यंगर इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न वुमेन, सजेस्टिंग द ब्रेस्ट कैंसर अकर्स एट अ यंगर प्री मेनोपॉजल एज इन इंडिया। अगर इंडिया में देखेंगे तो कंपेयर टू ग्लोबल, लाइक ग्लोबल वेस्टर्न कंट्रीज है, उसके कंपेयर में प्री मेनोपॉजल एज में कैंसर होने के चांसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम आयुर्वेद का दृष्टिकोण देखें तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे वात दोष की वृद्धि होती है। तो हियर वात दोष इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल सेल डिवीजन। वात का काम है, फंक्शन है वायु विभजयति, तो विभाजन करना इज द फंक्शन ऑफ प्राकृत वात। बट अगर वात है वो प्राकृत न होके एबनॉर्मली एग्रावेट होता है, देन इट विल लीड द एबनॉर्मल सेल डिवीजन, अल्टीमेटली इट विल turn into the tumor or the mass formation. So advancing age है तो अगेन वात दोष की वृद्धि को भी ध्यान में रखना है। Then second thing, the family history. So women with harmful mutation in BRCA1 and BRCA2 have a risk of breast cancer that is about 5 times in the normal risk. So here BRCA1 carriers have 65% probability of developing the breast cancer by 70 years of age, and BRCA carries have 45 probability. तो अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो ड्यूरिंग दी लाइक ओल्ड एज चांसेस रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के। तो अगर आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट देखें तो आयुर्वेद में भी बोला है कि स्त्री बीज और पुरुष बीज दृष्टि है तो इट विल वर्क लाइक अ विप्रकृष्ट निदान। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या रोल रहता है इन आयुर्वेदा। सो अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, सो जब भी वो प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हैं ना, तब से उनको अगर प्रोजेनी को प्रिवेंट करना है, मतलब फर्दर उनके बेबीज के अंदर ये कैंसर के जीन है वो कंटिन्यू ना हो, तो दैट टाइम यू हैव टू गिव पंचकर्मा बिफोर द प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो दैट्स वाई ये मैनेजमेंट की तो बात है ही है, साइड में बात हो रही है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है एंड देन वी वांट टू प्रिवेंट इट इन द फर्दर प्रोजेनी, देन अगेन आयुर्वेदा हैज अ गुड स्कोप, like you can provide the panchkarma to prevent this carry forward of the BRCA1 and BRCA2 gene in the next progeny. So this is the breast cancer susceptibility gene. If it is expressed, then there will be the development of the carcinoma. So here the importance of Shodhan Chikitsa and Garbhini Paricharya during the pregnancy. Now reproductive factors, these are the risk factors. So in reproductive factors, early menarche and the late menopause due to increased exposure to estradiol,
nulliparity or the late childbearing, like women who have a first child after the age of 30 years, then there is the chance of development of the breast cancer. Then no breastfeeding or breastfeeding less than 1 year. तो ये भी एक रीजन है, आज के जमाने में काफी फीमेल्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अवॉइड करते हैं. देन अगेन देयर इज द चांस कि आगे जाके एडवांसिंग एज में कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है. तो आयुर्वेद में भी बताया है कि जैसे शीराद अवस्था है इट इज अप टू 1 year एंड शीरन्नाद इज अप टू 2 years. लाइक फीमेल शुड breast feed her child till 1 year. Exclusive feeding is to be 1 year and then शीरन्नाद अवस्था में till 2 years. तो जो रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर्स बताए दैट वी कैन प्रिवेंट बाय द प्रॉपर प्रिवेंटिव केयर. देन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ OC pills. Again, if woman is taking a OC pills for the long duration, then there will be the chance that the development of cancer, breast cancer can be happen. Again, high breast density is one of the positive factor. So dense breasts contain a higher proportion of stromal and glandular tissue as well as increased number of lesions classified as usual ductal hyperplasia and the atypical ductal hyperplasia. So modern science says that if the breast density is high, then there may be the chance of development of the breast cancer. So same thing in Ayurveda. Ayurveda have explained, in Ayurveda Acharya has explained the स्तन संपत, like quality of breast कैसे होनी चाहिए, breast कैसे होनी चाहिए, स्तन संपत बताए. तो there नाति उज्ज्व, नाति लंब, नति कृश, नति पिन, न अति पिन. ज्यादा तीन ब्रेस्ट होना भी अच्छी बात नहीं है, मतलब जिसमें ज्यादा ब्रेस्ट डेंसिटी हुई तो भी that is not a good. So that can be one reason. Atipin is the stana dosha. And there are some sannikrushta nidan, like a faulty lifestyle. If the weight is too much, if patient is taking the alcohol and if there is a lack of physical activity, then there is the chances of development of breast cancer. This is the classification of breast cancer. Ductal carcinoma in situ, invasive lobular carcinoma in situ. एंड ये जो कार्सिनोमा की क्लासिफिकेशन है वो उसके साइट के अकॉर्डिंग है और उसके कंपेयर में ओवरऑल पेशेंट का सर्वाइवल रेट है वो भी यहाँ पे दिखाया है. तो व्हाट इज ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन situ? सो ब्रेस्ट कैंसर ऑफन begins in the male ducts of an affected woman. This disease is called the ductal carcinoma and can be further classified by its direction of travel. Ductal carcinoma in situ remains in the epithelial cells of the ducts, while invasive ductal carcinoma spreads to other parts of the breast. situ that means वहीं पे रुकने वाला, ज्यादा स्प्रेड नहीं होने वाला. Invasive carcinoma can spread in other part of the breast. If the cancer begins in the lobular tissue, it is named as the lobular carcinoma. And invasive lobular carcinoma spread across other mammary tissue can be metastasized also. Like there is the chances of metastasis. So bone and blood related cancers can also occur in the breast, and these sarcomas are rare and may also become invasive. Now clinical features of the breast cancer. So most common features are lump or thickening of the breast. It usually painless. There is the discharge or the bleeding from the nipple. Change in the size or contours of the breast. उसकी size और shape में change होगा breast के. Then redness or pitting of skin over the breast, like a skin of an orange. Orange के छिलके की तरह skin है वो appear होगी. So these are the pictures of the breast carcinoma. Here you can observe the changes in the size, shape, contour, and there is the nipple discharge. So how we can manage this condition, that is the breast carcinoma. So for the confirmation of the breast carcinoma, we need to do the triple assessment. First one is the clinical. So we need to take proper history and do the examination.
If needed, we need to send the patient for USG and mammography, and some pathological investigation like FNSC and core biopsy is also indicated. So in a clinical, in a history taking, we should take the history about the age of the patient, age of menarche, family history, contraceptive history, any past history of benign breast disease, age of first pregnancy and the lactation, and any addiction. This is the clinical breast examination. Under the examination, breast examination, first is the inspection. We need to inspect, और उसके लिए भी पेशेंट की पोजीशन बताई हुई है, लाइक अगर उसे सुपाइन पोजीशन में करना है, सीटिंग पोजीशन में करना है, वेरियस पोजीशन है, वो सारी पोजीशन में पेशेंट की ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सही से होनी चाहिए. इंस्पेक्शन में द पेशेंट शुड बी अनरेस्ड टू द वेस्ट एंड सीटेड इन द आर्म बाय साइड. इंस्पेक्शन में देखेंगे साइज, सिमेट्री, शेप ऑफ ब्रेस्ट, स्किन कलर, लम्प्स, स्किन टाइटनिंग, एनी इडिमा, निपल्स है तो निपल्स में क्रैकिंग है या फिर एनी डिस्चार्ज है, एरियोला भी ऑब्जर्व करना है. दीज आर पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन. देन पाल्पेशन. पाल्पेशन के लिए we need to examine each breast systematically, covering the whole cone of breast tissue using one of the following methods. Either you can use zigzag method, concentric or the radial path. मतलब राउंड में पूरा क्लॉकवाइज ब्रेस्ट को पल्पेट करना है, फिर आउटर से इनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स से आउटवर्ड भी ब्रेस्ट को पल्पेट करना है. ऑल दी एरियाज ऑफ ब्रेस्ट मस्ट बी पल्पेटेड, और उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. जब भी फाइंडिंग्स लिखते हैं तब कौन से क्वाड्रेंट में लंप है या फिर कोई मास फील होता है, देन यू नीड टू नोट इट. A systemic methodical examination of all the breast tissue should be done. उसके साथ साथ में we need to examine or we need to palpate the axillary node, axillary lymph node, supraclavicle lymph node. अगर वहीं पे lymph gland enlarged है then you need to note it down. तो palpation भी अच्छे से होना चाहिए. बेसिकली फाइब्रोएडेनोमा और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में क्या डिफरेंस रहता है, तो अगर ब्रेस्ट कैंसर में मास है तो वो मोबाइल नहीं होता, ज्यादातर इट इज फिक्स्ड मास और वो मूवेबल नहीं है, और साथ में अदर सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है वो भी अपीयर होंगे. सो इफ क्लिनिकली यू आर हैविंग अ सस्पेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके बाद आपको तुरंत ही मेमोग्राफी करके कंफर्म करना है. It is about the self breast examination, like patient को educate भी करना है. अगर कोई findings अभी नहीं है, then also you need to educate the patient to do the self breast examination at home. These are the imaging and pathology investigation that you need to advise to the patient. अगर patient की age greater than 35 है और during examination if कोई findings नहीं भी है, then it is advisable to do the mammography once. अगर age less than 35 है and in the examination you may suspect the case of cancer, then again mammography is indicated. अल्ट्रासोनोग्राफी है वो अगर कोई क्लिनिकल फाइंडिंग्स या फिर एग्जामिनेशन में फाइंडिंग नहीं है, बस स्टिल फॉर दी लाइक पेशेंट को सजेस्ट करनी है, लेस देन 35 की एज है, तो देन आप सोनोग्राफी भी एडवाइस कर सकते हैं. अगर सॉलिड लीजन्स है तो उसके लिए कॉर नीडल बायोप्सी होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, FNSC भी इन्वेस्टिगेशन का एक टाइप है. Now this is the breast imaging reporting and data system, that is the BIRADS code. तो अगर कई बार क्या होता है, पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिपोर्ट लेके आते हैं हमारे पास, तो ये रिपोर्ट में BIRADS कोड के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्नोसिस है, दैट वी नीड टू कंफर्म, एंड अकॉर्डिंग टू वी कैन गिव द मैनेजमेंट. लाइक इफ इट इज अ BIRADS 0, then it is not applicable. 1 है तो नेगेटिव है, 2 है तो बिनाइन फाइंडिंग है, अगर उसका स्कोर 3 है तो प्रोबेबली बिनाइन फाइंडिंग हो सकता है, 4 है तो सजेस्टिव एनी एबनॉर्मलिटी, 5 है तो हाईली सजेस्टिव ऑफ मैलिग्नेंसी, एंड 6 है तो मैलिग्नेंसी कंफर्म. तो these are the breast imaging reporting and data system.
Now, in modern science, they have the treatment options are they can provide the local treatment in form of surgery or the radiation, or there are some systemic treatment like hormone therapy, chemotherapy, and targeted therapy. So early detection of breast cancer, like early stage है, then first stage के अंदर surgery is indicated. Mastectomy करवानी चाहिए. अब भी और फायर होगा. So as such, breast cancer or स्तन अर्बुद or स्तन कर्कटा अर्बुद, that disease is not explained or described in our text. But there is one quote in Charak Sutra 18, that is nahi sarva vikaranam namato asti dhruvam sthiti. स एव कुपिता दोषा समुत्थान विशेषतः तानांतर्गतश्चापि विकारान् कुरुते बहु. So we can consider it as the arbuda, स्तन अर्बुद, but we can consider it as the arbuda. So whatever the causes and the line of treatment of the arbuda has been mentioned by our acharyas, that can be applicable in the treatment of the arbuda, स्तन arbuda. So concept of arbuda in Madhav Nidan, Gatra Pradeshe Kvachitev Dosha Sammochita Masam Ashru Pradushe Vuttam Stiram Mandarucham Mahantam Analpa Mulam Chira Vriddhi Apakam. So in a malignancy जैसे है कि मंद रुजा या फिर पेनलेस रहता है, डीप रूटेड रहता है और चीर वृद्धि, like progress is delayed. So that can be the arbuda. Or according to Ayurveda, there are 6 types of arbuda: Vataj, Pittaj, Kaphaj, Raktaj, Masaj, and Medaj. These are the nidan of arbuda. So in general, excess use of red meat, trauma. So here musti, prahar, adi pihi, advite. So we can consider as the trauma in a form of radiation or the biopsy. Again, अभिषेंदानी भोज्यानी स्थूलानी च गुरुणी च मांसवाहिनी दुष्यांति भुक्ताम च स्वपताम दिवा. So excess use of fatty substance can be the reason of the development of the arbuda, any kind of arbuda. Here is this is the Samprapti Gataka, Dosha, Kaphavat, Pradhan, Tridosh, Pushya, Mansamedha Rakta, Jatnagni and Datvagni Mandya, Mansamedha Rakta Vah Shroto Dushti, Sangha and Sira Granthi types of Shroto Dushti, Rogmar Bahira. So here I tried to correlate the various arbuda with modern diseases, breast disease. So if we observe the sign and symptoms of Vata Charbut, so it can be similar like a fibrocystic changes. So in Vata Charbut there is the more pain and it will be the blackish in color. It feels like a basti, that means fluid feels sac. So we can consider it as the fibrocystic changes. In Pitta Charbut there will be the more burning sensation. Kapha Charbut, it will Kapha Charbut is Sita, Avivarna, Alparuja, Ati Kandu, Pashanavat Sahant, and Shirabhivruddhi. So that can be considered as the fibroadenoma. Rakta Charbut can be considered as the papilloma. Masa Charbuda, it is Avedanam Snigdam Ananya Varna, Apaka, Ashmo Upam, Aprachalya. So it will be the fixed. There is no movement is Masa Charbut. So we can consider it as the carcinoma of the breast. And in Medha Charbut, the symptoms are Sharir Vriddhi, Kshaya Vriddhi, Hani. So it can be increased or decreased according to the body structure. Snigdha, Mahan, Alparuja, and Ati Kandu. So we can consider it as the lipoma. Now how to deal with breast cancer or breast carcinoma. So Ayurvedic management principles depends. मतलब ये clinically है पूरा. There are 3 categories of the patient. In the first category, when patient is approached to us after the surgery or after the chemo or after the radiotherapy. In the second category, patient did not take any allopathic management, just they come to us to get the management to stop or to decrease the further spread of carcinoma. And in third category,
when patient is in advancing stage of the breast carcinoma, and then patient came to us to improve the quality of life of the patient. So जैसे अगर अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कार्सिनोमा है दैट इज डिटेक्टेड बाय अस और अदर देन अस लाइक एलोपैथी में डिटेक्ट हुआ है, तो भी फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट वी नीड टू, एज पर माय ओपिनियन, व्हाट आई सजेस्टेड, फर्स्ट डू दी मास्टेक्टोमी, दैट इज दी सर्जरी. सर्जरी करवा लो, देन कीमोथेरापी या फिर रेडिएशन करना है या नहीं करना है, इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन ऑफ द पेशेंट. अगर एडवांसिंग एज है, साथ में एसोसिएटेड कोई सिस्टेमिक इलनेस है, देन इट्स बेटर टू अवॉइड कीमो एंड रेडियोथेरापी. देन पेशेंट को कीमो रेडियोथेरापी न देके वी कैन मैनेज दिस कंडीशन विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा. एंड सेकंड कंडीशन, व्हेन पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने के बाद भी पेशेंट इज नॉट विलिंग टू हैव अ सर्जरी. एक बार पेशेंट ही मना करते हैं कि हमें सर्जरी नहीं करवानी. मेरे 2-3 पेशेंट ऐसे थे, ठीक है सर्जरी नहीं करवानी, आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट दो जस्ट टू स्टॉप और टू डिक्रीज द फर्दर स्प्रेड ऑफ द कार्सिनोमा. तो देन अगेन इट विल हेल्प. आयुर्वेदा स्प्रेड का जो रेट है उसे कम कर सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी क्योर नहीं करता है. मतलब ऐसे नहीं हुआ कि कैंसर बिल्कुल खत्म हो जाएगा. एंड थर्ड, व्हेन पेशेंट एडवांसिंग स्टेज में है, देन जस्ट वी नीड टू गिव सम सिम्प्टोमेटिक थेरापी. तो फर्स्ट पोस्ट सर्जरी और पोस्ट कीमो रेडियोथेरापी, तो कीमो रेडियोथेरापी के भी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो जस्ट वो साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए और पोस्ट सर्जरी रिकरेंस न हो उसके लिए हमें मैनेजमेंट करना रहता है. तो टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स वी कैन गिव द संशमनी वटी, रसायन चूर्ण, ब्राह्मी घृत नस्य, ब्राह्मी एंड जटामासी चूर्ण ओरली, प्रवाल पिस्ती, बला चूर्ण, गोक्षुर चूर्ण, आमल की चूर्ण. And again, patient is advised to take a mrudu frequently, Shirodhara. So most of the time after chemo and radiotherapy, patient there is the aggravation of pitta dosha. So to relieve or to subside the pitta dosha, we should give some shitavirya drug. And to prevent the recurrence, first nidan parivarjan is must. We have to advise some lifestyle modification. Rasayana churna is best because it has rejuvenate property. So rasayan is the combination of amalki, guruchi and gokshur, so that can be given. And बस्ती चिकित्सा, हम बस्ती भी करते हैं. जैसे अगर सर्जरी हो गई उसके 6 to 8 मंथ के बाद, नॉट इनिशियली, आफ्टर द सर्जरी 6 या 8 महीने के बाद पेशेंट को बस्ती चिकित्सा भी दे सकते हैं, जिससे उसका वात है वो कंट्रोल में रह के रिकरेंस न हो. Second category, to stop or decrease the further spread of the carcinoma. So in that condition, if patient willing for only Ayurvedic management as proper treatment of cancer without conventional medicine, so that condition you can give a Trifla Churna along with Harigra, because Harigra has anti-cancerous property. Guruchi Sattva, Shuddha Ballatak Churna along with Shuddha Hirak Bhasma. हम यहाँ पे शुद्ध बल्लातक और हिरक भी देते हैं. Then Gomutra Pan, daily Gomutra Pan, Tulsi Swarasa, use of Swarna Bhashma, and Panchtik Grit Guglu, Kanchnar Guglu, Varuvadi Kwat, Gomutra Haritaki, Gomutra Basti. Again, Gomutra Basti is also indicated to stop the further spread of carcinoma. 100 ml for 10 days after meal. Guglu Lep or Dashang Lepa, Ruddhi Badika Vati, Pranayam and Pathya Sevan is indicated. And lastly, that is to improve the quality of life. When patient approaches in terminal stage of cancer and the conventional medicine considered as a suitable for palliative treatment, then just we need to give some symptomatic treatment. At that time, Sattva Vajay Chikitsa is also needed. रसायन चूना देना है और साथ में आमल की चूना को स्वर्ण भस्म के साथ देना है. यार अगर पेशेंट की एपेटाइट सही है, अगर उसकी अग्नि सही है, तो आप उसे घृत भी दे सकते हैं. सिंपल गो घृत है, वो भी डेली पेशेंट लेगा, तो उसकी लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे हम काफी इम्प्रूव कर सकते हैं.
और सेकंड थिंग के एट दैट टाइम जो भी सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना है। अगर एडवांसिंग स्टेज है, उससे ज्यादा कफ रहती है, कफ रहता है, कफिंग है, देन सीतोपला भी ऐड करना है, फीवर हो रहा है तो सुदर्शन देना है। So at that time we can manage this condition by the various medicine. There is a specific diet that we need to prescribe in a breast cancer patient. So firstly, the patient is instructed to take only lukewarm water. Moong soup is also good. Drumstick soup. So there is a one research in Yunnan. So they are giving the drumstick soup to cure the cancer. एंड आई फाउंड लाइक ड्रमस्टिक सूप देने से ठीक रहता है, मतलब उसकी इफेक्ट एज सच कैंसर पे क्या है दैट आई डोंट नो, बट दैट कैन बी गिवन एज अ डाइट. नो बीन्स इन डाइट, नो यूज ऑफ शुगर एज सच. ज्यादा मीठा खाने से जो कैंसर के कीटाणु ऐसे बोलते बढ़ते हैं. तो पेशेंट इज एडवाइज not to take too much of sugar. Instead, she is advised to take chili in diet, or patient should take more haldi. Haldi, that is the turmeric, in diet. Avoid junk food and oily food. Just she need to take a sattvic food, which help to maintain the health. So that is to be along with the medicine. We need to give some dietary advice. और ज्यादातर पेशेंट डाइटरी एडवाइस फॉलो भी करते, और लाइक फॉर लॉन्ग टर्म दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रबल और एनी प्रॉब्लम विद दिस मैनेजमेंट. So this is all about the common breast diseases, starting from the myalgia to breast cancer, and these are the research studies that have been carried out in various institutes of Ayurveda. Thank you so much. Now if you have any question then you can. जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन और मैं समझती हूँ कि सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगी. और आयुर्वेदा प्रैक्टिस जो हम इस मंच के ऊपर कहते हैं कि अपने स्कॉलर्स, हमारे स्टूडेंट्स, नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, है ना, ये कहीं ना कहीं इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन से मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को, जो पार्टिसिपेंट्स को, उससे कहीं ना कहीं मौका मिलेगा कि वो अपनी चिकित्सा व्यवस्था और भी अच्छी कर सके. और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, सभी का आज बहुत अच्छी संख्या में आपने ज्वाइन किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा क्लिनिकल है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं. और डॉक्टर नीलोफर ने बहुत अच्छी तरीके से इन सारे पॉइंट्स को कवर किया है और ये बेहतरीन तरीके से उसकी जरूरी डिटेल्स के साथ प्रस्तावना देते हुए ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. थैंक यू सो मच मैम. जी किसी का हैंड रेस तो है नहीं, तो मुझे लगता है कि लगभग सारे पॉइंट्स. अच्छा, डॉक्टर शशि, डॉक्टर मंजू जी, एक मिनट. डॉक्टर मंजूषा, हाँ जी, डॉक्टर मंजूषा आप अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ, नमस्ते डॉक्टर नीलोफर मैडम, नमस्ते डॉक्टर हितल मैडम. नमस्कार जी, नमस्कार. और डॉक्टर मंजूषा जी, आप हमारे, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब हमारे स्पीकर भी रह चुके हैं और बहुत अच्छा उन्होंने एनीमिया के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया था. और धन्यवाद डॉक्टर साहब यहाँ आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए. जी बताइए. हाँ, आपका धन्यवाद. आप इतने अच्छे घर बैठे हमें पकवान खिलाते हैं. नॉलेज के पकवान हर फ्राइडे. जी जी जी. आपके बहुत धन्यवाद. डॉक्टर नीलोफर मैडम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और ये हमारे पेपर 2 सेक्शन 2 में भी आता है पीटीएसआर के सिलेबस के, तो इसीलिए ये महत्व भी रखता है. और लेडीज हमारे यहाँ ज्यादा करके आती ही रहती है, तो दे प्रिफर टू शो टू वुमेन
डॉक्टर्स, तो हमें ऐसे लोगों को डील भी करना है कि ये आती है, मतलब वी हैव टू चेक सच पीपल, वुमेन। तो मुझे आपके मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपने जो बस्ती बताई थी, तो मुझे 2-3 क्वेश्चंस है। गोमूत्र बस्ती का आपने जिक्र किया था, तो क्या गोमूत्र बस्ती किस डोज में कैसे देते हैं? क्योंकि मैंने देखा कि लेखन बस्ती में भी यदि गोमूत्र या क्षार जरा ज्यादा भी हो जाए तो पेशेंट को बहुत क्रैम्प्स वगैरह आने लगते हैं। तो आप किस तरीके से उसे यूज करते हैं गोमूत्र की बस्ती को? सेकेंड थिंग इज कि वो वृद्धि बाधिका वटी आपने एक जिक्र किया है, तो इसका मैंने मतलब कभी यूज नहीं किया है, तो इसका रेफरेंस और इसके कुछ आप इसके ऊपर कुछ ये डाल सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है। और एक कुछ आया था मेरे मन में, बट आई विल आस्क। तो ये 2 क्वेश्चंस तो मुझे थे। हाँ, हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब जी। मैडम, जो मंजूषा मैम हम यहाँ पे यूज करते हैं ना हाँ बस्ती, जी जी जी। अब काउ यूरिन रहता है जो डेली मतलब फ्रेश ही लेना होता है, और डोज उसका 100 ml है, उसके साथ कोई क्षार वगैरह कुछ ऐड नहीं करते, और ज्यादातर पेशेंट टॉलरेट कर लेते हैं, सच प्रॉब्लम नहीं रहता। और पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट में ही हम देते हैं जैसे पोस्ट सर्जरी है, और उसके बाद 6 to 8 मंथ के बाद पेशेंट की एज सही है, पेशेंट वेल टॉलरेट कर मतलब अच्छे से उसका सहनन अच्छा है, तो फिर देन बस्ती है वो 10 days तक कंटिन्यू देते हैं। तो एज सच अभी तक तो ऐसे कोई मतलब क्रैम्प्स या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर नहीं होते। ये प्योर भोजन पूर्व मतलब निरूह के हिसाब से खाली पेट देते हैं क्या भोजनोत्तर देते हैं? आफ्टर मील देते हैं, भोजन पश्चात। पश्चात दे रहे हैं, ओके। और दूसरा हो वृद्धि बाधिका वटी के बारे में पूछना था। हाँ, जो वृद्धि बाधिका वटी है ना, एक्चुअली उसका रेफरेंस है वो वृषण ग्रंथि में है, टेस्टिकल्स में जो रहता है उसके अंदर। तो हमारे जो यहाँ पे गुजरात में एक जानकार वैद्य है, तपन वैद्य, तो वो मेरे गुरु भी है। तो उन्होंने हम्म, लाइक हाँ, वो प्रैक्टिस में वो यूज करते हैं इन एनी लाइक ग्रंथि, अगर वो ओवरी में भी हुई तो भी वृद्धि बाधिका देते हैं, और जैसे ब्रेस्ट में ट्यूमर है तो भी वृद्धि बाधिका, वृद्धि मतलब के एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होता है उसको कम करने के पर्पज से ये वृद्धि बाधिका वटी है वो दी जाती है। तो ये जो बाहर से जैसे दूध पापेश्वरी और पुनर्वसु फार्मेसी, उसकी वृद्धि बाधिका वटी है वो हम प्रीफर करते हैं। ओके। और एक क्वेश्चन था, आपने गुग्गुल का लेप बताया है, तो गुग्गुल सर रेजिन फॉर्म में आता है, तो उसे लेप फॉर्म में कैसे देते हैं आप? हाँ मैडम, उसको है ना गर्म पानी के अंदर थोड़ा उसको मेल्ट कर सकते हैं हम। गुगलू है उसको गर्म पानी में डिसॉल्व करके गर्म करने से वो थोड़ा लेप के उसमें ओके। कंसिस्टेंसी में आ जाता है, एंड देन वी हम्म। अप्लाई ओवर द ब्रेस्ट। ओके। ओके, आपने कभी रक्त मोक्षण का ये किया है उसमें उपयोग? मतलब फाइब्रोएडिनोमा में मैंने कोशिश की थी ये कि आदव विमला जैसे ग्रंथ व्रणशोथ के जैसे ही उसे ट्रीट करने को कहा है, इसलिए फिर द्वितीय मतलब रक्त मोक्षण उसमें आता है, तो इस हिसाब से आपने कभी मतलब पीरावेद या ऐसा कोई आपने प्रयोग किया है क्या कभी? किया है, एक दो पेशेंट में जलों का उपचरण किया हुआ है, तो हम्म। उससे भी इफेक्ट मिलती है, एनहेंस हो जाती है। पर जैसे फाइब्रोएडिनोमा के केसेस है ना, वो हम लोग यहाँ पे उसको लाइक ये पंचकर्म और ओरल मेडिकामेंट से अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो फिर ज्यादातर पेशेंट में हमें वो रक्त मोक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं रहती फिर। फाइब्रोएडिनोमा हो तो ये पूरी तरीके से डिसॉल्व होने में मतलब पेशेंट फॉलो अप नहीं देते, कभी कभी उनका पेन कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो कभी कभी उनका एंड पॉइंट हमें समझ में ही नहीं आता है। तो आपके अनुभव में अप्रोक्सीमेटली कितना वक्त लेता होगा पूरी तरह से जाने में? एक्चुअली ऐसे तो मैंने भी कोई पेशेंट ऐसा मेरे पास नहीं था कि जिसको मतलब BTN 80
पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये पेशेंट लेते नहीं फॉलो, बहुत बार ऐसा होता है। पेशेंट ज्यादातर आते हैं तो उनकी साइज कम हो जाती है। फिर दूसरा ये भी रहता है कि पेशेंट को ठीक है सिम्टोमेटिक रिलीफ है, तो अगर साइज कम हो गई है और दूसरा कोई दिक्कत नहीं हो रही, साइज बढ़ नहीं रही या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वापस से उसको मेमोग्राफी भी ज्यादा एडवाइस नहीं करते। तो अब ऐसे तो नहीं हुआ कि बिल्कुल डिसॉल्व हो गई हो, ऐसा कोई केस मैंने उसका डॉक्यूमेंटेशन किया हो, पर ज्यादातर साइज है वो 3 to 4 सेंटीमीटर जितनी कम हो जाती है। हाँ, साइज कम होती है और सिम्टोमेटिक रिलीफ में उनको मिलता है, इसलिए फिर वो इंटरेस्ट भी उनका फॉलोअप देने का चला जाता है, ऐसा भी होता है मुझे लगता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो क्लिनिकल पॉइंट्स है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करके बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं शेयर, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से शेयर किया और मैं समझती हूँ सभी के लिए ये लाभान्वित रहेगा। डॉक्टर दिव्या, मैंने अभी सभी का हैंड डाउन कर दिया था, जो मुझे या मैम को, नीलोफर जी को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि मैं आजकल फेसबुक पे लिंक डालनी बंद कर दी है। इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं मेरे से कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसी के ऊपर है ना, आप मैसेज डाल सकते हैं और फिर मैं अनम्यूट कर पाऊंगी, वरना मैं अनम्यूट नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये 9 साल से अनवरत चल रहा है, उसके बावजूद कुछ विघटनकारी तत्वों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है ना। कुछ खराब लोग हैं कि जो अच्छी चीजों में विघ्न डालते रहते हैं, जबकि ये निःशुल्क रूप में अनेक स्पीकर के समर्पित भाव से यज्ञ करने के कारण चल रहा है ना, वरना एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है ना। अगर नीलोफर मैडम को एक बार मैं कहूँ और हाँ ना बोल ले, तो बताओ किस किस को पूछूंगी, 50 लोगों को, 500 लोगों को, है ना। ये तुरंत बंद हो जाएगा। तो आज हम 486 लेक्चर को सुन पा रहे हैं, तो ये समर्पित भाव का यज्ञ है और इन सभी स्पीकर्स की बदौलत है। तो आप अगर पूछना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर पर डालिए, मैं मैडम से पूछती हूँ। डॉक्टर विनोदिनी पात्रा जी ने पूछा है, अच्छा नहीं, सराहना की है और ओके, है ना। आपका लेक्चर्स बहुत अच्छा रहा, ऐसी सराहना की है, इसीलिए मैंने, वरना ये इतने समय से 250 लेक्चर से ऑनलाइन चल रहा है और मैं सभी के लिए अनम्यूट करती थी, एवरी पर्सन, है ना, और बारी बारी हम सभी को लेते थे, मगर थोड़ा अच्छा नहीं रहा अनुभव, और कहीं ना कहीं बड़ा बुरा लगता है दिल से कि इतनी अच्छी व्याख्यान माला जो बहुत लोगों को, है ना, मेरे बहुत सारे सीनियर्स जो डॉक्टर्स यहाँ से पढ़ के गए, पीजी करके गए, उन सभी के लिए ये कई बार फोन पर बात होती है, वैसे भी तो वो सराहना करते हैं कि नहीं मैडम, काफी सारे करेक्शन हो गए ऐसे, और हमें अच्छा लगा, हम और अच्छी चिकित्सा कर पा रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर दिव्या, अगर आप सुन रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप मेरे नंबर पर आप कर सकते हैं, है ना। और अभी मैं अनम्यूट, क्योंकि मैं जिनको जानती हूँ, डॉक्टर किमाया और इन सबको तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो रेगुलर व्यूअर है हमारे, बाकी को मैं कर नहीं पाऊंगी, तो क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। और आपको कोई भी स्पीकर्स के नाम और स्पीकर्स के सब्जेक्ट का अगर सजेशन देना है तो भी आप मुझे दे सकते हैं, मैं उन्हीं उन्हीं स्पीकर्स को निवेदन करके बुलाने की पूरी कोशिश करूंगी, जो अपना पहले इतने सालों से चल रहा है, 9 साल से अनवरत और 10वां साल ये चल पड़ा, तो वो नियम वही है ना। तो इसलिए डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर किमाया, डॉक्टर अंजना शर्मा जी, डॉक्टर, है ना, ये सारों को मैं जानती हूँ, जिनसे पर्सनली मिली हुई हूँ ना, तो वहाँ ठीक रहता है, बाकी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मुझे क्षमा करिएगा, मैं सबको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। अच्छा डॉक्टर दिव्या, यस, डॉक्टर दिव्या को एक क्वेश्चन है, धन्यवाद व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछने के लिए।
सीए ओवरी के बारे में उनको पूछना था। बेटा थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सीए ओवरी के बारे में क्या? मेटास्टेटिक सीए ओवरी की ट्रीटमेंट ऐसे पूछना चाह रहे हैं। मेटास्टेटिक हाई ग्रेड सीरियस। अच्छा, थोड़ा सा और लिख के बताते हैं तो थोड़ा सा सीए ओवरी के बारे में डॉक्टर साहब बताइए, तब तक ये टाइप करके हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। सीए ओवरी के बारे में एक्चुअली तो उसमें प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं रहता जितना ब्रेस्ट कार्सिनोमा और यूटेराइन कार्सिनोमा के केसेस में मिलता है। तो अगर जैसे सीरियस कंडीशन है, मेटास्टेसिस है सीए ओवरी में, जी। हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वही देनी चाहिए। तो जो भी कांचनार गुल्लू है, बरोनाडी क्वाक है, वो पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं। अर्ली स्टेज में तो ओवरी रिमूव करवाते हैं, साथ में अगर पेरिफेरल लाइक स्ट्रक्चर में भी वो स्प्रेड होने की शक्यता लग रही है तो दैट इज टू बी रिमूव, उसको भी रिमूव करना चाहिए। तो ये है कि सीए ओवरी के कैंसर्स के अंदर प्रोग्नोसिस सही इतना नहीं रहता, तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं उसमें। जी सही कहा डॉक्टर साहब। अभी मेरे पास एक पेशेंट है सीए ओवरी, और वो आफ्टर मास्टेक्टोमी वो हमारे पास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि रक्त प्रसादक हीम है ना, रक्त प्रसादक हीम अनुभूत योग है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का, जिसमें काकमाची, सारीवा, मंजिष्ठा, उशीर और भूमि आमलकी है ना। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, काकमाची, सारीवा, मंजिष्ठा, उशीर और भूमि आमलकी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका मैंने बहुत सारे और केसेस में, क्योंकि मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कैंसर यूनिट में भी काम करती हूँ, और ये रक्त प्रसादक हीम मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया ब्लड कैंसर में भी कुछ केसेस है, कुछ ये सीए ओवरी में है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी लाइफस्टाइल है ना, जो तपन वैद्य सर बोलते हैं ना, जो हमने भी जयपुर में उनको आमंत्रित किया था और उनको मैंने सुना था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका एक्सपीरियंस उन्होंने सारे कुछ शेयर किया था कैंसर के विषय में भी। और वहां भी उन्होंने जो दोष और धातुओं को ध्यान में रख के जो चिकित्साएं बताई थी, तो मुझे लगता है कि ये रक्त प्रसादक हीम का सीए ओवरी में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और क्वालिटी ऑफ द लाइफ बढ़ाने के लिए हमेशा तपन सर ने प्रोत्साहित किया कि आप क्वालिटी ऑफ द लाइफ अच्छी करने के लिए सोचिए, और वो हम आयुर्वेद के लोग बहुत अच्छी बढ़ा सकते हैं। बल्कि अभी नवजोत सिंह सिद्धू सर ने भी बहुत अच्छी पहल की, सभी के सामने आकर आयुर्वेद की वो जो बड़ी क्या कहेंगे इम्पोर्टेंट बातें हैं, है ना, जिनके ऊपर अगर नवजोत सिंह सिद्धू सर नहीं बोलते तो कहाँ कोई विश्वास करता, है ना। मगर सिद्धू सर बोल रहे हैं और अपनी ही पत्नी के बारे में बोल रहे हैं और रिजल्ट बता रहे हैं, तो दुनिया मान रही है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस विषय पे काम करना चाहिए और क्वालिटी ऑफ द लाइफ के लिए बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। एक जो अर्बुद हर क्वाथ, ये भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का अनुभूत योग है। शिग्रु, वरुण, कांचनार और हरिद्रा, ये 4 कंटेंट्स है उसमें समभाग में। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले रक्त प्रसादक हीम पिला देते हैं, फिर हीम के जो इंग्रेडिएंट्स है वो अर्बुदहर कषाय में उबलवा भी देती हूँ मैं, कि जो हीम से भी कुछ इंग्रेडिएंट्स आ गए जरूरी तत्व, और कुछ फिर उसको क्वथित जल में है ना, काढ़े के रूप में भी वो आ जाएंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके बारे में। तो इसका उपयोग किया जा सकता है ना। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन है तो देख लूं मैं। जी एक और है अर्बुदहर, डॉक्टर दिव्या ने ही पूछा है, कैन वी गिव भस्म एंड हरताल, क्या सीए ओवरी में प्रयोग हो सकता है, वो ऐसा शायद पूछना चाह रहे हैं।
भल्ला तक और हीरक भस्म है वो हम देते हैं कैंसर में, भल्ला सही तक। सही। और जी 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 जी। वो देना चाहिए, दे सकते हैं, लेकिन ओवेरियन कैंसर और यूटेराइन कैंसर में अगर जो ब्लीडिंग है, कंटिन्यू अभी ब्लीडिंग है साथ में, अगर इट इज एन एक्टिव केस ऑफ यूटेराइन कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, तो उस टाइम पे भल्ला तक वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि भल्ला तक ज्यादा उष्ण होने की वजह से वो ब्लीडिंग को बढ़ाता है। तो अगर लाइक पोस्ट सर्जरी या फिर लाइक अर्ली स्टेज में विदाउट ब्लीडिंग है, तो देन यू कैन गिव दी भल्ला तक, शुद्ध भल्ला तक एंड दी हीरक भस्म। जी बिल्कुल, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर नरेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। डॉक्टर नरेंद्र जी मीणा, उदयपुर से हैं आप? जी नमस्कार मैडम। जी 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 नमस्कार जी। मुझे लगा नाम से, मैंने कहा पता है हाँ एक बार जी ऐसा जी हुआ था सुनील यादव जी, तो मैंने तो वो सुनील यादव करके कोई स्टूडेंट ही थे, मैं डॉक्टर साहब समझ रही थी, हमारे कोलीग एनआईए से। तो जी जी बताइए जी। डॉक्टर साहब। पहले तो मैं डॉक्टर नीलोफर को बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ कि इनका मैंने आपके उस पे ग्रुप को देखा मैडम, आप वाले पे, और मैंने ज्वाइन किया, पूरा सुना इनका लेक्चर मैंने, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था ब्रेस्ट डिजीज पर। और मैडम आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना लंबा ये प्रोग्राम चलाया। मेरा एक एक छोटी सी क्वेरी है कि डॉक्टर नीलोफर ने अभी मेरे को सुन पा रहे हैं मैडम आप? हाँ जी बताइए जी। हाँ हाँ, फाइब्रो एडिनोमा से रिलेटेड एक मेरी क्वेरी थी कि डॉक्टर ने बताया था कि जो फाइब्रो एडिनोमा है वो मेरे हिसाब से जो टीनेजर्स में ज्यादा मिलता है, जहाँ तक हम ओपीडी में ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें जो टीनेजर्स की अगर बात करें तो उसमें कफ दोष की प्रधानता रहती है, और आपने ये कहा कि भाई वात की वजह से सेल डिवीजन ज्यादा होता है, तो फिर टीनेजर्स में ज्यादा मिलने का कारण क्या हुआ? सर, जो वात दोष की बात की थी ना मैंने, एज जी। रिलेटेड वात वृद्धि, तो यस वो यस। ब्रेस्ट एडेनोमा के अंतर्गत वो बात हुई थी। और जो फाइब्रो एडेनोमा के केसेस हमें यहाँ पे जो मिलते हैं टीनेज में, मतलब हमारी ओपीडी में तो ज्यादातर पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज के ही आते हैं। बहुत काफी मतलब कम पेशेंट टीनेज ग्रुप के मुझे देखने मिले। तो अगर ये जो बात है ना फाइब्रो एडेनोमा वाली, तो वो 20 to 35 की एज में दिखती है, मिलती है। तो उस टाइम पे, पर जो एडवांसिंग एज में होता है ना, जो ब्रेस्ट कार्सिनोमा, उसमें वात दोष का भी प्राधान्य रहता है। तो अल्टीमेटली फाइब्रो एडेनोमा अगर अर्ली एज में मिलता है, टीन एज में कफ दोष ज्यादा है, तो उसमें ग्रंथि हर चिकित्सा के साथ साथ कफ दोष की भी चिकित्सा करनी चाहिए। पर मेरे ज्यादातर पेशेंट है वो फाइब्रो एडेनोमा के रिप्रोडक्टिव एज में ही मिले थे। तो उसमें करवाते वमन विरेचन पूरा पंचकर्मा करके लास्ट में बस्ती करवाते। तो जी ये जी केस में अगर पेशेंट हमारे यहाँ पे तो एडमिट करके ही करते, 25 डेज तक पेशेंट को रुकाते आईपीडी में। तो अगर पेशेंट विलिंग है रुकने के लिए, 25 डेज रुक जाते हैं, तो पूरा पंचकर्म करवाए। अगर नहीं होता है पॉसिबल, तो एटलीस्ट उनके लिए बस्ती चिकित्सा तो होनी चाहिए। और बस्ती में भी गोमूत्र बस्ती या तो फिर लेखन बस्ती है, वो पेशेंट को हम दे सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये अपन ऐसा कह सकते हैं कि जिनकी प्रकृति वात है, वात डोमिनेंट प्रकृति के हो, चाहे वो किसी भी एज के हो, टीनेजर्स हो चाहे रिप्रोडक्टिव एज के, उनमें चांसेस इसके ज्यादा मिलेंगे। जी क्योंकि सर। टीनेजर्स में खूब देखा है, ये आते हैं ना, ये स्कूल गोइंग गर्ल्स आती है। अभी एक पेशेंट है, कोई हिमाचल की पेशेंट है, वो चल रही है काफी लंबे टाइम से, उसको मिली भी है। एक्चुअली ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर बट मैं बोलती हूँ ना कि हम पेशेंट को और स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि नाउ डेज वी आर इन अ वात प्रोवोकिंग एरा। मतलब कोई भी एज का हो, टीनेज हो या फिर रिप्रोडक्टिव, जैसे उसमें पित्त होना चाहिए, युवावस्था है, पित्त होना चाहिए।
लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, अभी देखो स्ट्रेस का जो स्ट्रेस है वो इतना बढ़ गया है, खान पान भी ज्यादातर वात प्रोवोकिंग ही हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं वात दोष का इन्वॉल्वमेंट जिसमें भी जहां कहीं भी ग्रंथि या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो उसमें वात का इन्वॉल्वमेंट कंपेयर टू कफ एंड पित्त ज्यादा रहता है। तो ये सोच के ही हम उसमें वात हर और इवन ग्रंथि हर किस्सा है वो पेशेंट को देते हैं। थैंक यू डॉक्टर नीलोफर, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज थोड़ा सा पता नहीं कुछ ना कुछ है ना, वॉल्यूम की उधर ठीक से आवाज आ रही है ना, मेरे साइड में तो थोड़ी डिस्टरबेंस रह रही थी जब मैं अनम्यूट कर रही हूँ तो, है ना। तो मगर फिर भी चलो, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। और क्वेश्चन आंसर सेशन डॉक्टर मंजूषा, डॉक्टर नरेंद्र जी और डॉक्टर दिव्या, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। और इससे पहले डॉक्टर ज्योत्सना ठाकुर ने भी ब्रेस्ट डिसीज के ऊपर उसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उनको भी सुन सकते हैं। और मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे आप जैसे बढ़िया बढ़िया स्पीकर के वीडियो अगर मिल जाए तो ऐसे है कि भाई गुजराती थाली की तरह, है ना, पूरा भोजन ही बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेंट्स हमारे अध्येता लाभान्वित हो जाएंगे। तो डॉक्टर नीलोफर, विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और बहुत अच्छा आपने अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं चाहूंगी कि आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जितने नाम लिखवाए हैं वो सारे का एक लेक्चर तो मुझे लगता है कि तैयार ही होगा। तो एक इमरजेंसी लेक्चर भी तैयार रखिएगा क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी भी हो जाती है किसी न किसी स्पीकर की, कि कुछ काम आ गया विशेष, है ना, या फिर मीटिंग या कुछ जर्नी में है तो नहीं कह पाते, अपना डिलीवर नहीं कर पाते लेक्चर। तो मैं जरूर आपसे संपर्क करूंगी। और आज के व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बिल्कुल एनी टाइम मैम, अगर आप जब भी जो भी टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए जो भी हम शेयर फॉर मी। थैंक यू मैम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आप जैसे स्पीकर मिलते रहे तो ये व्याख्यान माला 10,000 तक पहुंच जाएगी, मुझे ऐसे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र लूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आज के स्पीकर डॉक्टर नीलोफर जी का विशेष धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने जगह पर अपना उत्तरदायित्व निभाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।